बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री की इस एक और क्लास में स्वागत है। ये है हमारी क्लास नंबर 7, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 एडी टू 1757 एडी, यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक। आज की इस क्लास में हम यूनिट 2 के कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं और ये एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे, यानी मैं आपको केवल उत्तर नहीं बताऊंगा, उसके साथ साथ उस एमसीक्यू को, उस प्रश्न को समझा करके भी चलूंगा, ताकि उससे जुड़ा हुआ या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी अच्छी प्रकार से कर सके। इससे पहले 6 क्लासेस हो चुकी हैं। यदि आप उन क्लासेस को देखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा प्लेलिस्ट सेक्शन में, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना पड़ेगा और फिर वहां पर आपको कहीं लिस्ट में मिलेगा बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 एडी टू 1757 एडी। इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे क्लिक करेंगे तो सभी क्लासेस क्रमानुसार आपको दिख जाएंगी। आप अपने हिसाब से क्लासेस देख सकते हैं। क्लासेस थ्योरी वाली भी हैं, क्लासेस एमसीक्यू भी हैं। आप अपने अकॉर्डिंग क्लासेस को आराम से देख सकते हैं, चाहे क्लास थ्योरी पर बेस हो चाहे एमसीक्यू। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से सभी चीजों को समझा कर चलता हूं, इसलिए यदि आप एमसीक्यू वाली क्लास भी करते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी वहां कवर हो जाते हैं जिनका एग्जाम थ्योरी बेस आना है। तो ये एमसीक्यू क्लासेस उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल होंगी। यदि बात करें थ्योरी क्लासेस की तो उसमें अभी हमने यूनिट 1 भी कंप्लीट नहीं की है, लेकिन एमसीक्यू में हम यूनिट 2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और आपके यूनिट 2 के सिलेबस में आपको पढ़ना होगा तुगलक वंश से लेकर लोधी वंश तक, जिसमें आपको तुगलक वंश से क्वेश्चन मिलेंगे, सैयद डायनेस्टी से मिलेंगे, लोधी डायनेस्टी से मिलेंगे और इसके बाद दिल्ली सल्तनत का पतन, इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं इस यूनिट 2 में। और यूनिट 2 में ही दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अलावा सल्तनत काल की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था और उस समय की स्थापत्य कला, चित्रकला और साहित्य, यानी सल्तनत पीरियड का सिस्टम, सोशल सिस्टम, रिलीजियस और इकोनॉमिक सिस्टम, और इसके अलावा आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड लिटरेचर ऑफ सल्तनत पीरियड, इन सभी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और मैं सभी क्वेश्चन जो भी यूनिट 2 से बन सकते हैं वो आपको कराऊंगा। तो जैसा कि आपको याद होगा, हमने इससे पहली वाली क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो था तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। अब उससे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? Which dynasty's rule was established in India after तैमूर लंग्स इन्वेजन? मैंने आपको पिछली ही क्लास में बताया था कि तुगलक वंश का शासक था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। उसी के शासनकाल में 1398 ईस्वी में मध्य एशिया के समरकंद से एक आक्रमणकारी आया था जिसका नाम था तैमूर लंग। उसने अटैक किया था। अब यह पूछ रहा है कि तैमूर लंग ने जब अटैक किया तो उसके बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तुगलक वंश के बाद, तैमूर के अटैक के बाद भारत में आया सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली को पूरी तरह तबाह कर दिया था और तुगलक वंश को घुटनों पर ला दिया था। और जब तैमूर लंग भारत से बहुत सारी दौलत लूटकर वापस मध्य एशिया लौट रहा था तो उसने अपने एक बहुत ही वफादार सहयोगी खिज्र खां को भारत में अपने जीते हुए इलाकों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंप दी। जब तैमूरलंग यहां से वापस लौटा तो उसका एक बहुत ही वफादार सहयोगी था जिसका नाम था खिज्र खां। तो वापस जाते जाते जो इलाके जैसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर जैसे जो क्षेत्र थे, इन सब की देखरेख की जिम्मेदारी, या कह सकते हैं एक तरह से उसको गवर्नर बना दिया खिज्र खां को तैमूरलंग ने। अब तैमूर ने अटैक किया था जब चल रहा था यहां पर तुगलक वंश। अब जब तैमूर गया तो तैमूर के जाने के बाद दिल्ली के तुगलक शासक बेहद कमजोर हो चुके थे और चारों तरफ एनार्की यानी अराजकता फैल चुकी थी। इस खिज्र खां ने इस राजनीतिक कमजोरी का पूरा फायदा उठाया। देखिए, मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर जैसे क्षेत्र तो वैसे ही उसकी देखरेख की जिम्मेदारी में आ चुके थे तैमूर लंग के जाने के बाद। अब फिर उसने देखा कि अब तुगलक वंश जो है बहुत कमजोर हो चुका है, तो खिज्र खां ने इस राजनीतिक कमजोरी का पूरा फायदा उठाया। उसने सेना जुटाई और दिल्ली पर हमला करके तुगलक शासकों को हटाया और 1414 ईस्वी में एक नए वंश की नींव रखी जिसे इतिहास में सैयद वंश के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको इस खिज्र खां के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आइए इस फैक्ट को समझते हैं। देखिए, आमतौर पर दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला हर शासक खुद को सुल्तान घोषित करता था। जैसे ही किसी शासक को सल्तनत की गद्दी मिलती थी तो वो खुद को सुल्तान घोषित करता था और बड़ी बड़ी उपाधियां भी धारण करता था और अपने नाम के सिक्के भी चलवाता था। लेकिन ये सैयद वंश का जो संस्थापक था खिज्र खां, इसने ऐसा नहीं किया। अब इसने ऐसा क्यों नहीं किया?
देखिए, ये खिज्र खां तैमूर के खानदान के प्रति बहुत वफादार था। तैमूर का बेटा था शाहरुख, ये इसके प्रति बहुत वफादार था और उसने कभी, यानी खिज्र खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। उसने खुद को सुल्तान से छोटा मानते हुए रैयत आला, और रैयत आला का मतलब होता है सबसे बड़ा सेवक या सबसे बड़ा गवर्नर, ये उपाधि ली। यानी खिज्र खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये खिज्र खां कर वसूलकर, यानी टैक्स वसूलकर तैमूर के बेटों को भिजवाता था और सिक्कों पर भी उन्हीं का नाम इसने रहने दिया। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि खिज्र खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, और इसके अलावा एक कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, वो भी सिपह सालार के पद पर रहा था। हालांकि उसको गुलामी से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन ऐसा कहा जाता कि उसने भी कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, वो सिपह सालार के पद पर रहा। और इसके अलावा है सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां, जिसने उपाधि धारण की थी रैयत आला, इसका मतलब होता है सबसे बड़ा सेवक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहलोल लोदी का शासनकाल था, तो बहलोल लोदी का जो शासनकाल था, जो उसका रूलिंग पीरियड था, वो था 1451 से 1479, 1451 से 1479। और इसी बहलोल लोदी ने सैयद वंश के बाद लोदी वंश की स्थापना की थी। आइए बहुत अच्छी तरह से इस चीज को थोड़ा समझते हैं, जिससे कि यदि इससे जुड़े हुए प्रश्न या इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई आता है तो आप उसको भी अच्छी प्रकार से कर पाए। देखिए, सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। देखिए, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खां ने। और इसी सैयद वंश का अंतिम शासक हुआ अलाउद्दीन आलम शाह। और ये अपने वंश के सभी शासकों में से सबसे ज्यादा बेकार, निकम्मा और अयोग्य सिद्ध हुआ। सैयद वंश के जितने भी शासक हुए उनमें सबसे ज्यादा अयोग्य था ये अलाउद्दीन आलम शाह। इसके समय में एक कहावत लोकप्रिय थी, एक कहावत प्रसिद्ध थी, देखो शाह ए आलम का राज्य दिल्ली से पालम तक हो गया। आपको याद होगा ऐसी ही कहावत कही गई थी नसरुद्दीन महमूद तुगलक के लिए। इस चीज को मैं अभी क्लियर करूंगा, लेकिन उससे पहले आप कुछ फैक्ट्स और समझिए। देखिए, ये जो अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, ये अपनी मर्जी से दिल्ली की गद्दी छोड़कर बदायूं चला गया। अलाउद्दीन आलम शाह ने दिल्ली का शासन अपनी पत्नी के 2 भाइयों को सौंप दिया, और जल्दी ही दिल्ली की सत्ता के लिए दोनों भाइयों में विवाद हुआ, और जिसमें एक मारा गया और दूसरे भाई को दिल्ली की जनता ने मार डाला। अब इससे हो गई राजनीतिक स्थिति कमजोर सैयद वंश की। तो इसी राजनीतिक कमजोरी का फायदा उठाकर बहलोल लोदी ने 1451 में 1451 में दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। तो 1451 में सुल्तान बना बहलोल लोदी और एक नए वंश की स्थापना हुई, लोदी वंश की। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत चली, देखो शाह ए आलम का राज्य दिल्ली से पालम तक हो गया। देखिए, सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। इस अलाउद्दीन आलम शाह के समय में भी ठीक जैसे तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, उसके ही शासनकाल की तरह दिल्ली सल्तनत का दायरा बहुत छोटा हो गया था, और वह अपने वजीर के डर से दिल्ली छोड़ करके बदायूं भाग गया। ये अलाउद्दीन आलम शाह खुद अपने वजीर के डर से दिल्ली छोड़ करके बदायूं भाग गया। अब क्योंकि इसके नाम में ही लगा था आलम शाह, इसलिए कुछ इतिहासकारों और लेखकों ने इस व्यंग्य के साथ उसका नाम भी जोड़ दिया कि जहां के शाह आलम दिल्ली से पालम। यह कहावत चल पड़ी इसके शासनकाल में भी। जबकि मूल कहावत क्या थी, ओरिजिनल कहावत क्या थी? ओरिजिनल कहावत थी हुकूमत ए शाह ए आलम अज दिल्ली ता पालम। जबकि ये जो कहावत थी मूल रूप से तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के लिए बनी थी। यदि ये कहावत प्रश्न में आती है तो सही उत्तर होगा नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके समय में जो तुगलक डायनेस्टी थी वो बिल्कुल दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में ही सिमट गई थी, और यही ठीक कहानी हुई थी सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह के लिए। तो बाद के कुछ इतिहासकारों और लेखकों ने ये व्यंग्य इसके लिए भी जोड़ दिया कि जहां के शाह आलम दिल्ली से पालम। तो ये कहावत इस अलाउद्दीन आलम शाह के लिए भी चल पड़ी। मूल रूप से ये कहावत बेसिकली ये कहावत चली थी नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के लिए, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इब्राहिम लोदी? इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था, जिसको 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने हराया और मुगल वंश की स्थापना की। अब इस क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी सही नहीं है इब्राहिम लोदी के बारे में। पहली स्टेटमेंट है क्रूर और निरंकुश शासक, ये बिल्कुल क्रूर और निरंकुश शासक था, ये बिल्कुल सही है। अफगान अमीरों की खिलाफत की, बिल्कुल ठीक है, ये बात भी सही है।
महान निर्माता और कला का पुजारी, ये बात गलत है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और इसके अलावा दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। यहां पर टिक ये गलत लगा हुआ है, ये सी ऑप्शन होगा, ये गलत टिक लग चुका है, सी ऑप्शन होगा। ग्रेट बिल्डर एंड पैटर्न ऑफ आर्ट, ये सत्य नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होना, सही आंसर ऑप्शन सी होगा। आइए थोड़ा सा समझते हैं इस बारे में। इब्राहिम लोदी का पूरा शासनकाल, इसका शासनकाल था 1517 से 1526 ईस्वी। इसका जो पूरा शासनकाल था वो केवल युद्ध लड़ने में और अपने ही सरदारों यानी अपने ही अधिकारियों, अपने ही अमीरों के विद्रोहों को दबाने में बीता। अब इसके पास न तो इतना समय था और न ही साम्राज्य में शांति थी कि वह शानदार इमारतों का निर्माण करवा सके या कला को बढ़ावा दे सके। तो इसलिए यह बात गलत हो जाती है कि वो महान निर्माता था और कला का पुजारी था, इसलिए उसे महान निर्माता या कला का पुजारी नहीं कहा जा सकता। हाँ, इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन है जैसे क्रूर और निरंकुश शासक और अफगान अमीरों की खिलाफत, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी, जिसने 1451 में स्थापना की थी लोदी वंश की। अब देखिए, इससे पहले के जो 4 वंश थे, चाहे गुलाम वंश हो, चाहे खिलजी, चाहे तुगलक, चाहे सैयद, ये मूल रूप से तुर्क थे, टर्किश थे। लेकिन जो लोदी थे ये अफगानी थे, ये तुर्क नहीं थे, ये अफगानी थे। तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी अपने अफगान सरदारों को बराबरी का दर्जा देता था, उनके साथ कालीन पर बैठता था। लेकिन उसका जो पोता था इब्राहिम लोदी, ये बिल्कुल उसके उलट था। ये बहुत ही घमंडी था, क्रूर और तानाशाह था। इब्राहिम लोदी ने अपने सरदारों को, अपने अधिकारियों को अपमानित किया और उन्हें अपने दरबार में हाथ बांधकर खड़े रहने पर मजबूर किया। ये अपने अधिकारियों को कहता था कि दरबार में हाथ बांधकर खड़े रहा करो। इससे जो स्वाभिमानी अफगानी सरदार थे वो इसके घोर दुश्मन बन गए और जगह जगह इसके शासनकाल में विद्रोह होने लगे। ये इब्राहिम लोदी बहलोल लोदी का पोता था और सिकंदर लोदी का पुत्र था। और फिर हुआ ये कि जब इब्राहिम लोदी के अत्याचार बहुत बढ़ गए तो उस समय पंजाब का एक गवर्नर हुआ करता था दौलत खां लोदी, और इसी इब्राहिम लोदी का एक चाचा था आलम खां। इन दोनों ने तंग आकर के काबुल के शासक बाबर को भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया और इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाना चाहा। तो इस दौलत खां लोदी के इस आमंत्रण, इस न्योते के कारण ही बाबर भारत आया और 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारा गया। इससे पहले 5 वंश हो चुके हैं ये टोटल, इनमें कोई ऐसा सुल्तान नहीं था जो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारा गया हो। और इसी युद्ध के साथ 320 साल पुरानी यानी 1206 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत रही। तो 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत हमेशा के लिए खत्म हो गई और भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई और लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया? क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स पेड सफिशिएंट अटेंशन टू इरिगेशन एंड पब्लिक वर्क्स? तो इसका बिल्कुल सीधा आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब भी सल्तनत काल में लोक कल्याण यानी लोक निर्माण या लोक कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर, सिंचाई या इमारतों या शहरों के निर्माण की बात आती है तो पूरी दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक का नाम सबसे ऊपर आता है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जनता की भलाई के लिए इतने बड़े पैमाने पर काम किए कि कुछ इतिहासकार उसे सल्तनत काल का कल्याणकारी निरंकुश शासक यानी वेलफेयर डेस्पोट या सल्तनत काल का अकबर भी कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का कल्याणकारी निरंकुश शासक या सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। देखिए, निरंकुश शब्द तो इसलिए जुड़ गया क्योंकि ये भी धार्मिक रूप से बहुत कट्टर था। इसने ब्राह्मणों तक पे जजिया कर लगा दिया था। हाँ, लेकिन इसने अपनी जनता के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य भी किए थे। अब क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिरोज शाह तुगलक बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं कुछ चीजें यहां से आपको समझाना चाहता हूं। यहां से प्रश्न जरूर बनते हैं और इन सभी फैक्ट्स को, इन पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के प्रमुख कार्यों के बारे में। यहां से प्रश्न पक्के आते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराए गए कार्यों से संबंधित प्रश्न जरूर आता है। देखिए, सबसे पहला जो इसने कार्य किया वो किया सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछवा दिया। इसने कैनल नेटवर्क बना दिया। देखिए, नहरें बनवाने की शुरुआत तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने की थी। तुगलक वंश का संस्थापक था ग्यासुद्दीन तुगलक। नहरें बनवाने की शुरुआत इसने की थी, लेकिन नहरों का सबसे बड़ा और विस्तृत जाल यानी नेटवर्क फिरोज शाह तुगलक ने ही बिछवाया। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने यमुना और सतलुज जैसी नदियों से 5 बड़ी और प्रमुख नहरें निकलवाई। इसने 5 बहुत इंपॉर्टेंट नहरों का निर्माण करवाया। अब क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था की थी, इसलिए उसने किसानों पर एक नया
सिंचाई टैक्स यानी एक सिंचाई कर भी लगा दिया, इरिगेशन टैक्स भी लगा दिया, जिसका नाम था हक ए शर्ब। तो अब यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं कि सल्तनत काल में नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। कितनी नहरों का निर्माण करवाया? 5 प्रमुख नहरों का निर्माण कराया। हक ए शर्ब नाम का सिंचाई टैक्स किसने लगाया? इरिगेशन टैक्स किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक का दूसरा मुख्य कार्य था नए शहरों का निर्माण। देखिए, इसने जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार और फतेहाबाद जैसे नए शहरों का निर्माण भी कराया। जौनपुर ये इसने अपने चचेरे भाई जूना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की याद में स्थापित कराया। फिरोजाबाद ये दिल्ली के पास है और सुल्तान का सबसे पसंदीदा शहर था फिरोजाबाद। और इसके अलावा हिसार और फतेहाबाद ये हरियाणा में है। और ऐसा भी कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नए शहर बसाए थे, नए नगर बसाए थे, ऐसा भी कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक का और प्रमुख कार्य था लोक कल्याणकारी विभागों का निर्माण, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट। देखिए, उसने आम जनता, गरीबों और बीमारों की मदद के लिए कई अलग अलग सरकारी विभाग भी बनाए थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पक्का आते हैं। अब वो डिपार्टमेंट कौन कौन से थे, आइए उनको समझ लेते हैं। देखिए, जो डिपार्टमेंट फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए वो थे, सबसे पहले दारुल शिफा। दारुल शिफा एक मुफ्त यानी खैराती अस्पताल था। दारुल शिफा एक खैराती अस्पताल था, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल था जहां कुशल हकीमों द्वारा जनता का मुफ्त इलाज किया जाता था और दवाइयां दी जाती थी। इसके अलावा इसने एक और विभाग बनाया, दीवाने खैरात। दीवाने खैरात एक दान विभाग था। दीवाने खैरात एक दान विभाग था। यह विभाग अनाथ बच्चों, विधवाओं की देखभाल करने और गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी का खर्च उठाने के लिए बनाया गया था। और इसके अलावा इसने एक और विभाग बनाया था, दीवाने बंदगान। ये दासों का, गुलामों का विभाग था। फिरोज शाह तुगलक को दासों यानी स्लेव्स रखने का बहुत शौक था। उसके पास लगभग 1,80,000 गुलाम थे, दास थे, और उनकी शिक्षा और देखभाल के लिए उसने अलग से यह विभाग बनवाया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही। कई बार इनसे प्रश्न आते हैं कि दारुल शिफा की स्थापना किसने की? आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात ये दान विभाग था, इसका भी उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। और दीवाने बंदगान की स्थापना भी किसने की? फिरोज शाह तुगलक। यहां से पक्का प्रश्न आते हैं। आइए अब यहां से आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नहरों का निर्माण कराया? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि फिरोज शाह तुगलक ने 5 नई नहरों का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मुख्य रूप से 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। इन नहरों से किसानों को बहुत फायदा हुआ और खेती की पैदावार बढ़ गई। इसलिए जिन किसानों के खेती की सिंचाई इन सरकारी नहरों के पानी से होती थी, उन्हें अपनी कुल उपज का, अपनी कुल फसल का 1/10 भाग यानी 10वां हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ता था। और इसी टैक्स को कहते थे हके शर्ब या हासिले शर्ब। यह टैक्स क्या होता था? हके शर्ब या हासिले शर्ब। अभी मैंने आपको बताया कि इसने हके शर्ब नाम का इरिगेशन टैक्स भी लगाया था। इतिहास में यह पहली बार था जब किसी शासक ने अलग से कोई सिंचाई कर लगाया था, इरिगेशन टैक्स लगाया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला ऑप्शन है, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की। तो यह बात बिल्कुल सही है, इसने जौना खां की याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक फाउंडेड द सिटी ऑफ जौनपुर। अगला है, फिरोज शाह तुगलक ने दारुल शफा स्थापित किया। बिल्कुल ठीक है, इसने दारुल शफा नाम का विभाग स्थापित किया। दारुल शिफा एक मुफ्त अस्पताल था, खैराती अस्पताल था। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के रखरखाव के लिए दीवाने बंदगान स्थापित किया। बिल्कुल, यह बात भी बिल्कुल ठीक है, ये दासों का एक विभाग था। तो इसका मतलब सही उत्तर हो जाएगा, उक्त सभी कथन सत्य हैं, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित किया? तो हम अच्छी प्रकार से जानते हैं, फिरोज शाह तुगलक इम्पोज्ड जजिया टैक्स ऑन ब्राह्मण्स। तो सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए, कई बार मन में प्रश्न आता है कि जजिया कर क्या है? यदि आपको नहीं पता है, ये इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। ये एक प्रकार का सुरक्षा कर था, सिक्योरिटी टैक्स था। जजिया कर सुरक्षा के नाम का एक कर था जो इस्लामी राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम नागरिकों, यानी ये टैक्स उनको देना पड़ता था जो मुस्लिम नहीं थे, जो मुसलमान नहीं थे। और जो गैर मुस्लिम नागरिक थे उनको कहा जाता था जिम्मी। तो कहने का मतलब ये एक सिक्योरिटी टैक्स था, सुरक्षा कर था, जो गैर मुस्लिम नागरिकों से लिया जाता था। इसके बदले में राज्य यानी शासक यानी सुल्तान उनके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी देता था कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, लेकिन तुम्हें जजिया कर देना होगा। अब हुआ क्या कि भारत में फिरोज शाह तुगलक से पहले जितने भी सुल्तान हुए, उन्होंने ब्राह्मणों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर और अपाहिजों और साधु संतों को इस कर से, इस टैक्स से हमेशा छूट दे रखी थी।
इनसे ये टैक्स नहीं लिया जाता था। लेकिन अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद, जहां एक तरफ इसने इतनी जन कल्याणकारी पब्लिक वेलफेयर वाली योजनाएं चलाई, फिरोज शाह तुगलक धार्मिक मामलों में बहुत कट्टर था। इसीलिए हमने कहा कि फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का कल्याणकारी निरंकुश शासक था। याद करिए, इसीलिए इसको कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा गया, क्योंकि इसने कल्याणकारी योजनाएं भले ही चलवाई लेकिन धार्मिक रूप से ये बहुत कट्टर था। इसने उलेमाओं को, जो मुस्लिम धर्म के धार्मिक विद्वान हैं, उनको खुश करने के लिए इस्लामी कानूनों को सख्ती से लागू किया और उसने यह छूट खत्म कर दी जो इससे पहले के सुल्तानों ने ब्राह्मणों, महिलाओं, बच्चों, अपाहिजों और साधु संतों को दे रखी थी। और इतिहास में पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है, अगर एग्जाम में कभी भी यह पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, तो सीधा उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। उसने 712 ईस्वी में सिंध में सबसे पहली बार जजिया टैक्स लगाया था। और ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया, तो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ये एक प्रकार का सुरक्षा कर था, सिक्योरिटी टैक्स था, जो गैर मुस्लिम नागरिक, नॉन मुस्लिम्स देते थे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दासों के रख रखाव के लिए दीवाने बंदगान किस सुल्तान ने स्थापित किया? विच सुल्तान सेट अप द दीवाने बंदगान फॉर अपकीप ऑफ स्लेव्स? अभी अभी हमने समझा, फिरोज शाह तुगलक ने ही दीवाने बंदगान नाम के विभाग की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, खैराती अस्पताल दार उल शफा किसने स्थापित किया? बिल्कुल अभी अभी तो हमने समझा कि इसको स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, दीवाने आमिर कोही कृषि वर्ग की स्थापना की गई। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दीवाने आमिर कोही वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय। अब देखिए, यदि आपने थोड़ा भी ढंग से पिछली क्लासेस देखी हैं तो वहां मैं आपको यह बात अच्छी प्रकार से बता चुका था कि दीवाने आमिर कोही, इस कृषि विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। आइए समझ लेते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बार गंगा और यमुना नदियों के बीच सबसे उपजाऊ इलाके, इसको कहा जाता है दोआब क्षेत्र, में टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। बात को समझिए, 2 प्लस आब, आब होता है पानी का क्षेत्र, यानी 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। और वो 2 नदियां कौन सी हैं? गंगा और यमुना। गंगा और यमुना नदी का जो बीच का मैदानी भाग है, ये उपजाऊ इलाका है बहुत ज्यादा, इसको दोआब कहते हैं। जब भी कभी आपको ये शब्द देखने को मिले दोआब क्षेत्र, तो इसका मतलब है गंगा यमुना का मैदानी भाग। तो इस मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इस गंगा यमुना का जो मैदानी भाग है उसमें जो सबसे उपजाऊ इलाके हैं वहां पर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और देखिए, बदकिस्मती ऐसी रही कि उसी साल यहां भयंकर अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, और इस अकाल के कारण फसलें बर्बाद हो गई। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकारियों ने जबरन टैक्स वसूला। इससे परेशान होकर किसान अपने खेत छोड़कर जंगलों में भाग गए और खेती पूरी तरह ठप हो गई। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी इस भारी गलती और किसानों की तबाही का एहसास हुआ, तो उसने खेती को वापस पटरी पर लाने और किसानों की मदद करने के लिए एक अलग से कृषि विभाग यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया, और इसी का नाम रखा इसने दीवाने अमीर कोही। तो जैसा कि हम इससे पहली क्लास में भी इन प्रश्नों को कर रहे थे कि ये मोहम्मद बिन तुगलक जो भी योजना चलाता था वो हमेशा उल्टी ही पड़ती थी। चाहे इसने राजधानी परिवर्तन किया हो, वो इसकी एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। इसने मुद्रा परिवर्तन किया, तांबे की मुद्रा चला दी सोने चांदी के बराबर, वो उल्टी पड़ गई। और देखिए, इसने दोआब क्षेत्र में कर बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया। गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र में जो उपजाऊ इलाका था वहां पर टैक्स बढ़ा दिया, और उसी साल वहां अकाल पड़ गया। तो कहने का मतलब यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक जिन योजनाओं को लागू करता था वो पूरी तरह विफल हो जाती थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने दोआब में कर वृद्धि की? विच सुल्तान इंक्रीज टैक्सेशन इन दोआब? अभी भी तो हमने समझा, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दोआब क्षेत्र में गंगा यमुना का जो मैदानी भाग है, जो उपजाऊ क्षेत्र है, वहां पर टैक्स में वृद्धि कर दी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने पहली बार किसानों पर सिंचाई कर हक ए शर्ब लगाया? अभी तो हमने समझा था, हक ए शर्ब किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने, और इसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी केवल लोधी वंश का ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोधी बहुत ही क्रूर और निरंकुश राजा था, जिससे उसके अपने ही सरदार, अपने ही अफगान अधिकारी नफरत करते थे। और इसी का फायदा उठाकर बाबर ने भारत पर हमला किया और 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी को हरा दिया। इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारा गया, और इसी के साथ भारत में 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। अब देखिए, ये प्रश्न लोधी वंश से आया था, तो मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूं जहां से लोधी डायनेस्टी से प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है। आइए इसके बारे में समझते हैं, और बहुत ध्यान से देखना। देखिए, लोधी वंश का जो शासनकाल है वो 1451 से 1526 ईस्वी के बीच में है। 1451 से 1526 तक है। यह दिल्ली सल्तनत का 5वां और सबसे अंतिम राजवंश था।
और ये भारत के इतिहास में पहला अफगान साम्राज्य यानी फर्स्ट अफगान एम्पायर था, क्योंकि इससे पहले के सभी चारों राजवंश, चाहे गुलाम वंश हो, चाहे खिलजी वंश, चाहे तुगलक, चाहे सैयद, ये तुर्क मूल के थे, ये तुर्क थे, टर्किश थे। और ये जो पांचवा था लोधी वंश, ये अफगानी थे। और इस लोधी वंश में केवल 3 ही प्रमुख शासक हुए हैं। सबसे पहला बहलोल लोधी, जिसका शासनकाल था 1451 से 1489। ये लोधी वंश का संस्थापक था और दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सुल्तान था। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, पूरी दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किसी भी वंश के किसी भी अकेले सुल्तान के रूप में सबसे ज्यादा समय तक बहलोल लोधी ने ही शासन किया। इसका शासनकाल था 38 वर्ष। यदि प्रश्न यह पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत में पूरे 5 वंश हैं और इन पांचों वंशों में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला सुल्तान कौन था, तो वो था लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। ध्यान रखिएगा। हाँ, यदि प्रश्न ये आ जाए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक राज करने वाला वंश कौन सा था, तो आंसर आएगा तुगलक वंश, जिसने 94 वर्षों तक शासन किया। लेकिन इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत तौर पर यदि किसी शासक का पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया, तो वो था ये बहलोल लोधी। इसने अकेले 38 वर्ष तक शासन किया था। इसके अलावा कोई भी ऐसा सुल्तान नहीं था जिसने इससे ज्यादा शासन किया हो। यदि वंश पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा शासन किया तुगलक वंश ने। यदि सुल्तान पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा शासन किया बहलोल लोधी ने। और ये बहलोल लोधी अपने अफगान सरदारों को अपने बराबर मानता था और ये सिंहासन पर बैठने की बजाय उनके साथ खुद नीचे कालीन पर भी बैठता था और उन्हें सम्मान से मसनद आली कहकर भी पुकारता था। उनको सम्मान देता था अपने अधिकारियों को। बहलोल लोधी के बाद लोधी वंश में अगला शासक हुआ सिकंदर लोधी। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन भी आते हैं। इसका शासनकाल रहा 1489 से 1489 से 1517 तक। अब देखिए, ये बहलोल लोधी का बेटा था और इसका असली नाम था निजाम खां। सिकंदर लोधी का असली नाम था निजाम खां और ये लोधी वंश का सबसे महान और योग्य शासक माना जाता है सिकंदर लोधी। अब सिकंदर लोधी के करवाए हुए काम सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। देखिए सिकंदर लोधी ने क्या क्या किया। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की 1504 में। इसने जमीन को नापने का एक स्केल, भूमि को नापने का एक पैमाना चलाया, गजे सिकंदरी। इसके अलावा ये कविताएं लिखता था गुलरुखी के नाम से और इसकी धार्मिक नीति को भी अब हम समझने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आगरा शहर की स्थापना। सिकंदर लोधी का सबसे महत्वपूर्ण काम था 1504 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे आगरा शहर बसाना। यानी आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोधी ने। कब? 1504 में। बाद में 1506 ईस्वी में इसने दिल्ली से अपनी राजधानी आगरा ही बदल ली थी। 1506 में इसने अपनी राजधानी भी दिल्ली से आगरा बदल ली थी। इसके अलावा इसने जमीन नापने यानी लैंड का मेजरमेंट करने के लिए एक पैमाना, एक स्केल शुरू करवाया जिसको गज-ए सिकंदरी कहा जाता है। यह लगभग 30 इंच का था, ये गज-ए सिकंदरी। और इसके अलावा ये एक विद्वान सुल्तान था और फारसी भाषा में कविताएं भी लिखता था, लेकिन यह कविताएं अपने नाम से नहीं लिखता था बल्कि गुलरुखी उपनाम से लिखता था। बात करें इसकी धार्मिक नीति की तो धार्मिक रूप से यह भी काफी कट्टर था और इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर और मथुरा के कई मंदिरों को तोड़वा दिया था। इसके समय में ही संगीत के एक मशहूर ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की भी रचना हुई। यहां से प्रश्न आते हैं, आपसे पूछेगा कि आगरा शहर की स्थापना किसने की? 1504 में सिकंदर लोधी ने की। गज ए सिकंदरी ये एक भूमि मापने का पैमाना था, किसने इसकी शुरुआत की? सिकंदर लोधी ने की। गुलरुखी के नाम से कविताएं कौन करता था? सिकंदर लोधी करता था। यहां से प्रश्न आते हैं। और इसका सबसे अंतिम शासक रहा इब्राहिम लोधी, जिसका शासनकाल 1517 से 1526 रहा। यह सिकंदर लोधी का बेटा था और लोधी वंश के साथ साथ पूरी दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक भी था। यह था तानाशाह और इसके समय में सरदारों ने किया विद्रोह। अपने पिता और अपने दादा के बिल्कुल उलट ये घमंडी और क्रूर शासक था। इसने अपने सरदारों को दरबार में हाथ बांधकर खड़े रहने पर मजबूर किया, जिससे नाराज होकर अफगान सरदारों ने इसके खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। और इस इब्राहिम लोधी के शासनकाल में हुआ एक खतौली का युद्ध, इसको खटोली का युद्ध भी कह देते हैं। प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग बुक में अलग अलग नाम मिलता है। ये खतौली का युद्ध या ये खटोली का युद्ध 1517 से 1518 में लड़ा गया था और इब्राहिम लोधी का मेवाड़ के महान शासक राणा सांगा के साथ ये खतौली का युद्ध हुआ था। तो पूछा जाए कि खतौली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो ये इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी की बुरी तरह हार हुई थी। इसके बाद इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को भेजा गया न्योता। इसके अत्याचारों से परेशान होकर पंजाब के सूबेदार, पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी और इस इब्राहिम लोधी के अपने ही चाचा आलम खां ने काबुल से बाबर को भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया। और फिर होता है इसी के परिणाम स्वरूप पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। डेट याद रखनी है, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच
इतिहास का बहुत ही प्रसिद्ध पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में लड़ता हुआ मारा गया था। तो मैंने आपको एक क्विक रिव्यू दे दिया लोदी वंश का। यहां से प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं। तो इब्राहिम लोदी की इस मृत्यु के साथ ही 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का हमेशा अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ये हम अच्छी प्रकार से जान चुके हैं कि 1451 में बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश के शासकों ने भारत पर कितने वर्ष शासन किया? फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द रूलर्स ऑफ लोदी डायनेस्टी रूल इंडिया? तो हम जानते हैं कि 1451 से लेकर के 1526 तक शासन रहा लोदी वंश के शासकों का। तो ये बैठते हैं कुल मिलाकर के 75 वर्ष, लगभग 75 ईयर्स तक लोदी वंश के शासकों ने भारत पर शासन किया। अगला क्वेश्चन, बहलोल लोदी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ? देखिए बहलोल लोदी 1451 में शासक बना था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? 1504 में इसने आगरा नगर की स्थापना की। अभी अभी हम अच्छी प्रकार से इसको समझ चुके थे। अगला क्वेश्चन फिर से यही है, सिकंदर लोदी ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? तो इसने आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा 1504 में स्थापना की थी, 1506 में इसने इसको अपनी राजधानी बनाया था। ये क्वेश्चन पहले ही एग्जाम में आए हुए हैं, विभिन्न यूनिवर्सिटीज में इन क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसलिए बार बार क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है। अगला क्वेश्चन फिर से लोदी वंश से ही है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के सिंहासन पर अफगान शासकों के शासन का सही कालानुक्रमिक क्रम है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द रूल ऑफ द अफगान रूलर्स ऑफ थ्रोन ऑफ दिल्ली? आपको यह बताना है कि जो अफगान शासक थे, यानी लोदी वंश के शासक ही थे अफगानी, तो आपको बताना है कि लोदी वंश के इन शासकों में सबसे सही क्रम किसका है। तो हम अच्छी प्रकार से जानते हैं, सबसे पहले शासक बना बहलोल लोदी, उसके बाद उसका बेटा सिकंदर लोदी और फिर इब्राहिम लोदी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? विच अमंग द फॉलोइंग कंपोज्ड हिज पोएम्स अंडर द सरनेम ऑफ गुलरुखी? अभी तो हमने समझा था कि सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से कविताओं की रचना करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोदी शासक ने भूमि को मापने के लिए गज ए सिकंदरी की शुरुआत की? विच ऑफ द फॉलोइंग लोदी रूलर इंट्रोड्यूस्ड द गज ए सिकंदरी टू मेजर द लैंड? तो ये भी हमने अभी समझा था कि सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी, जिसकी माप होती थी 30 इंच, इस पैमाने की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पानीपत का पहला युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ? हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि यह युद्ध इब्राहिम लोदी और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? ये क्वेश्चन तो हम पहले भी समझ चुके हैं। मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स बताया गया है मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि इसके काम ऐसे होते थे कि ये कोई भी योजना लागू करने से पहले सोचता नहीं था, बस उसको इम्पोज कर देता था, चाहे जनता का उससे नुकसान हो, ये इस बात को बिल्कुल भी नहीं सोचता था। आज की ये क्लास थी हमारी यूनिट 2 के एमसीक्यू का पार्ट 2। अब इसके बाद भी क्लास जारी रहेगी, क्योंकि हमें अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो पहले आ चुके हैं और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है, वो क्वेश्चन भी हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से क्वेश्चन होंगे, चित्रकला, पेंटिंग, स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, इन सभी से अभी प्रश्न बचे हुए हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल भी हैं इनके मुकाबले। तो जारी रहेंगे, इसके बाद पार्ट 3 भी आएगा। अभी यूनिट 2 से ही मैं क्वेश्चन आपको और कराऊंगा। थैंक यू सो मच ये क्लास देखने के लिए। यदि आपको ये क्लास अच्छी प्रकार से समझ में आ रही है तो अब हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे, कुछ और बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे। मैं पहले एमसीक्यू निपटा रहा हूं, उसके बाद फिर हम थ्योरी वाली क्लासेस पे आएंगे, क्योंकि थ्योरी वाली क्लासेस में तो मैं आपको बिल्कुल इतना डीपली सभी चीजों को समझा दूंगा आसान भाषा में कि आपको इतिहास विषय भी ठीक लगने लगेगा। यदि अभी आपको इतिहास में रुचि नहीं है तो फिर हो सकता है कि थोड़ी बहुत संभावना बन जाए कि आपको इतिहास में कुछ इंटरेस्ट आ जाए। तो अब जल्दी ही मिलेंगे आपसे क्लास नंबर 8 में कुछ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच ये क्लास देखने के लिए।